हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेंजा सॉल्व करना सिखाएंगे। बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत है कि सर हम स्टेंजा सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों ये जो टॉपिक है स्टेंजा का, ये पूरे 6 नंबर में पूछा जाएगा और इसमें ज्यादा कुछ करना होता नहीं है, क्योंकि ये इसमें जो भी क्वेश्चन दिए रहते हैं, इन क्वेश्चन का जो आंसर है रसगुल्लों अपने को इसी स्टेंजा से ही लिखना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को तो तरीका ही नहीं पता है कि इसमें क्या करना होता है, कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे तो वो भी घूम जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सारा का सारा डाउट एकदम से गायब कर देंगे। चलिए देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेंजा हमने रखा है बच्चों यहाँ पर। पहला स्टेंजा बात करें तो ये 2000 आपके 21 में 22 में आया था, 23 में नहीं पूछा गया, इसलिए 24 में टपकेगा। तो सबसे पहला काम जो करना है बच्चों स्टेंजा के साथ, वो ये करना है कि आपको पहले केयरफुली स्टेंजा को रीड कर लेना है। आप पहले कुछ भी मत करिएगा, अच्छे से पहले स्टेंजा को पढ़िए। भले अर्थ निकालना ना आता हो कोई दिक्कत नहीं, ये मैटर नहीं करता है। हाँ, इसलिए पढ़ना है ताकि जो क्वेश्चन दिए गए हैं कि भाई उनसे थोड़ा समझ सको कि हाँ क्या चीज पूछ रहा है। ठीक है, चलिए। तो एक स्टेंजा है बच्चों यहां पर कि आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फिल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज ए माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। देखिए ये बच्चों माई मदर एट 66 चैप्टर से है, जिसमें कवित्री क्या होती है कि अपने माँ को कोचीन एयरपोर्ट के लिए मतलब उनको वहां पर छोड़ने जाती हैं, अपने साथ लेकर के जाती हैं। उनकी माता जी कार में बैठी होती हैं, तो वो अपनी माता जी की ओर देखती हैं तो सोचने लगती हैं कि ये कितनी बूढ़ी हो गई हैं, कुछ समय के बाद ये हमारे बीच में नहीं रहेंगी। यही डर उनको सताता रहता है। तो वहीं का ये क्या है सीन है। तो यहां पर बोल रहा है कि आई लुक्ड अगेन एट हर। हम पूरा अर्थ भी निकालकर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि टेंशन ही गायब हो जाए। तो आई लुक्ड अगेन एट हर कि मैंने दोबारा से उनकी ओर देखा। किसकी तरफ? माता जी की तरफ। ये कवित्री के बोल हैं कि मैंने दोबारा से अपनी माता जी की यानी उनकी तरफ देखा। वान वैन का मतलब देखिए, वान का मतलब होता है कि फीका पड़ना, जिसे पीला, और पेल का मतलब भी होता है पीला पड़ना। एज अ लेट विंटर्स मून, देखिए कह रहा है कि जो क्या है पीली पड़ गई थी। एज अ लेट विंटर्स मून यानी ढलती हुई सर्दी के चांद की तरह। जो क्या थी? ढलती हुई सर्दी के चांद की तरह बच्चों पीली पड़ गई थी। आगे कह रहा एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज माई चाइल्डहुड फियर। कह रहा है कि और मुझे पुराने परिचित दर्द, कह रहा है कि माई चाइल्डहुड फियर, मुझे बचपन के क्या है मतलब डर महसूस हुआ। भाई उनको क्या होता है कि जाने अनजाने से, ये देखिए ये क्या है फैमिलियर का मतलब परिचित, ये जाने पहचाने, तो जाने पहचाने से उनको दर्द यानी उन्हें क्या होता है बचपन का दर्द महसूस होता है, मतलब बचपन का डर उनको सताता है। आगे कह रहा है कि बट ऑल आई सेड, लेकिन कह रहा है कि लेकिन मैंने इतना ही कहा कि क्या कहा कि सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हम जल्द ही मिलेंगे। लेकिन मैंने जो कहा भाई मैंने केवल इतना कहा कि सी यू सून का मतलब जल्द ही मिलना होता है। सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हम जल्द ही मिलेंगे। ठीक, आगे कह रहा है कि एंड डिड, कह रहा आई डिड वॉच, और जो कुछ भी मैंने किया वो क्या था? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यानी जो मैंने किया वो सिर्फ एक मुस्कुराहट थी, एक मुस्कुराहट थी। ठीक, समझ में आ गया क्या बोल रहा है? किसमें कहा कि भाई मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा, वो ढलते हुए सर्द यानी ढलते हुए सर्दी के चांद की तरह पीली पड़ गई थी। मुझे परिचित जो दर्द थे, मुझे यानी बचपन के डर मुझे महसूस हुए। फिर कह रहा है कि मैंने केवल उनसे इतना कहा कि अम्मा हम जल्द ही मिलेंगे, और मैंने जो किया वो सिर्फ क्या थी? एक मुस्कुराहट थी, मुस्कुराहट। ठीक है ये चीज। चलिए अब इससे रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब अपने आप मिल जाएगा। बोल रहा है कि हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड, हाउ वाज पोएट्स मदर यानी पोएट के माता की कंपेयर्ड यानी तुलना किस प्रकार की गई थी। ठीक, इसमें कह रहा है कि भाई जो पोएट्स होते हैं यानी कवित्री की माता जी की तुलना भाई किससे की गई है ना, किससे की गई है तो बताइएगा। सीधा सीधा कह रहा है कि भाई किससे? एज ए लेट विंटर्स मून,
तो भाई किससे? इसे तो कह रहा है, अगर मतलब जो होता है कि ना ढलती हुई सर्द के चांद की तरह, ठीक, तो यहां ढलती हुई सर्दी के चांद की तरह। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा, जो भी क्वेश्चन होता है बच्चों जिस टेंस में होता है उसी टेंस में पहले उसको सिंपल में लिखने का प्रयास करिए। तो यहां पर हम लिखेंगे भाई कर्ता, क्योंकि आंसर जब भी बनाएंगे हम कर्ता ही तो लिखेंगे। तो लिखेंगे बच्चों द पोएट्स, द पोएट्स मदर, पोएट्स मदर यानी कवित्री की माता जी, ये पूरा हो गया कर्ता हमारा। अब भाई यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज, उसके बाद ये वर्ब क्या है? कंपेयर्ड, ठीक, कंपेयर्ड, इतना तो हो गया कि द पोएट्स मदर वाज कंपेयर्ड। तो किससे कह रहा है कि टू द लेट विंटर्स मून, टू द लेट विंटर्स मून, यानी ढलती हुई सर्दी के चांद की से तुलना की गई है। बस हो गया, इसमें कुछ करना पड़ा? भाई यही तो कह रहा है कि जो कवित्री की माता जी हैं उनकी तुलना किस प्रकार की जाती है, तो उनकी जो तुलना होती है वो सर्दी के, ढलती हुई सर्दी के चांद की तरह वो पीली पड़ रही थी, तो उनकी तुलना है वही कि लेट विंटर्स नाइट से की जाती है। क्लियर हो गया ना? देख रहे हैं बच्चों कितना आसान है, कुछ इसमें करना पड़ा, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा ना। तो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि व्हाट डिड द पोएट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, यानी कवित्री ने फेयरवेल यानी विदाई के समय क्या किया। तो विदाई के समय यानी जब विदा होती हैं तो क्या करती हैं? गौर से देखिएगा बच्चों, वो क्या करती हैं? बट कह रहा है कि ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, वो बोलती हैं कि अम्मा हम जल्द ही मिलेंगे। एंड उन्होंने जो किया वो क्या थी? वो एक मुस्कुराहट थी, एक मुस्कुराहट, यानी वो कहती हैं कि अम्मा हम जल्द ही मिलेंगे और वो मुस्कुराती हैं। तो आंसर मिल गया ना बच्चों। तो हम करेंगे क्या रसगुल्लों? पहले तो यही लिखेंगे यहां से कि एट द टाइम ऑफ, ठीक, एट द टाइम ऑफ फेयरवेल यानी विदाई के समय। तो पहले तो क्वेश्चन से ही इतना छापना होता है, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय लिखेंगे द पोएट, ठीक, जो कवित्री होती हैं, ठीक है। हालांकि पोएट माने कवि भी होता है बच्चों, लेकिन हमें पता है कि इस चैप्टर में क्या है, तो कवित्री है, तो वहां पर आप पोएट भी, पोएटेस भी लिख सकते हैं, बट यहां पोएट में दोनों चल जाता है। द पोएट, अब वो कहते हैं द पोएट सेड दैट, भाई वो कहती हैं, क्या कहती हैं कि सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, ठीक है। एंड स्माइल्ड, और वो क्या है? एक मुस्कुराहट देते हैं। यही तो होता है ना बच्चों कि एट द टाइम ऑफ फेयरवेल द पोएट सेड दैट सी यू सून अम्मा एंड स्माइल्ड, वो कहती हैं कि अम्मा हम जल्द ही मिलेंगे और मुस्कुराती हैं, ठीक है। तो हो गया सिंपल से। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन, कह रहा है कि यहां से देखिए बोल रहा है बच्चों कि पेल एज अ लेट विंटर्स मून, यानी ये बोल रहा है कि ढलती हुई सर्दी के चांद की तरह पीला पड़ना। तो इसमें क्या है? तो ढलती सर्दी की तरह मतलब ढलती सर्दी के चांद के जैसे पीला पड़ जाना, चांद की तरह, चांद के जैसे, तो के तरह, की तरह, के जैसे, तो ये कौन सा अलंकार होता है बच्चों? क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच बोल रहा है, तो कौन सा अलंकार है रसगुल्लों? तो यहां पर है उपमा अलंकार, और उपमा को अंग्रेजी में सिमिली बोलते हैं ना। तो यहां पर ये भाई कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो बस अलंकार में लिखना है बच्चों, तो ये हो जाएगा सिमिली, ठीक है, सिमिली यानी उपमा अलंकार। बस इसमें अलंकार लिखना था, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका अलंकार से भी रिलेटेड आएगा, ठीक, क्योंकि है आपके सिलेबस में है, तो एक क्वेश्चन तो यही देगा अलंकार से रिलेटेड, ठीक, नहीं तो तीन के तीनों क्वेश्चन ही दे सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए, बहुत ही प्यारा सा बच्चों ये एक स्टैंजा है, और अब अपने को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आए तो भाई इसका पोस्टमार्टम हो जाए। क्लियर? चलिए छाप लीजिए। चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं अगला, दूसरा देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्या बोल रहा है बच्चों, ये भी बहुत ही प्यारा सा है,
बोल रहा है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ अ टोटल इनएक्टिविटी। बोल रहा है लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट आई वांट नो ट्रक विथ डेथ। देखिए ये कीपिंग क्वाइट चैप्टर से है आपका, ठीक। इसमें बोल रहा है क्या, इसका अर्थ देख लेते हैं। बोल रहा है कि वांट आई मतलब व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। कह रहा है कि व्हाट आई वांट जो मैं चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं, कह रहा है कि शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड यानी उससे भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए विथ टोटल इनएक्टिविटी यानी पूर्ण निष्क्रियता के साथ। यानी मैं जो चाहता हूं उसे पूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। कह रहा है कि जीवन वह है जो इस मतलब जो इसके बारे में है। जीवन कह रहा है कि वह है जो इसके बारे में है। आगे कह रहा है कि आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, कि मुझे वही कह रहा है कि मुझे मृत्यु से या मौत से भरा हुआ ट्रक नहीं चाहिए। आई वांट नो ट्रक विथ डेथ यानी मुझे मौत से भरा हुआ ट्रक नहीं चाहिए। कहने का मतलब यह है कि भाई मुझे मृत्यु के साथ कोई भी तालमेल नहीं रखना है, सिंपल सी बात है, ठीक। यानी इसके साथ कोई एसोसिएट नहीं करना है। क्लियर हो गया। तो ये आपका है। अब इससे रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन ही होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का होगा, तो 6 नंबर मिलते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट नॉट वांट टू हिमसेल्फ टू बी। कह रहा है कि जो कवि है वो स्वयं के साथ क्या नहीं चाहता है। तो क्या नहीं चाहता है, रसगुल्लों सीधा आंसर है ना, सीधा सीधा बोल रहा है बच्चों। इसमें क्या बोल रहा है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ द टोटल इनएक्टिविटी, कि जो मैं चाहता हूं उसे पूर्ण निष्क्रियता के साथ मतलब कह रहा है पूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे। पहले तो हमने बोला ना जो क्वेश्चन होता है पहले उतना छापिए। पहले यहां से आप देखिए कर्ता लिखेंगे तो कर्ता हो जाएगा पोएट, ठीक। अब देखिएगा कह रहा है कि पोएट डज नॉट वांट, क्योंकि निगेटिव है तो उसी में रहेगा। पोएट लिखेंगे डज नॉट वांट himself to be उसके बाद यहां से पूरा छाप दीजिए ना बच्चों, ये पूरा का पूरा लाइन to be confused with total inactivity। बस हो गया, कुछ करना पड़ा भाई, यही तो कभी नहीं चाहता है कि मैं जो चाहता हूं, ठीक, उसे पूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। तो वही तो इसमें कह रहा है कि कभी नहीं चाहता है कि मतलब वो जो चाहता है उसे निष्क्रियता के साथ भ्रमित किया जाना चाहिए, ठीक है ये चीज। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डज द पोएट मीन, कवि का क्या मतलब है, अर्थात कवि के कहने का क्या तात्पर्य है कि टू हैव नो ट्रक विथ डेथ, कि उसे मौत से भरा ट्रक नहीं चाहिए, ठीक। कि यहां पर मतलब ये जो कहा गया है कि मुझे मौत से यानी मुझे मृत्यु से भरा हुआ ट्रक नहीं चाहिए, तो इसका अर्थ क्या है। तो हमने बताया ना इसका कहने का मतलब, इसको अपने शब्दों से लिखना पड़ेगा, बट डोंट वरी बहुत सिंपल है। तो यहां कवि के कहने का मतलब यही है कि भाई मुझे मौत के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना है। तो इसको हम लिखेंगे बच्चों, तो यहां पर लिखेंगे कि पोएट, अब यहां पे भाई मीन्स हो जाएगा, क्योंकि हम जब इसको सिंपल में बनाएंगे डू या डज किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई मतलब यस लगाएंगे। पोएट मीन्स दैट, या पोएट मतलब कवि का मतलब है दैट ही मतलब ही रिफ्यूजेस वो इनकार करता है टू एसोसिएट विथ डेथ, कि वो मौत के साथ क्या है संबंध रखने से मना कर देता है।
इसका अर्थ हमने पहले भी बताया है, तो वही हमने थोड़ा अपने शब्दों में लिख दिया बच्चों कि पोएट मीन्स दैट ही रिफ्यूजेस टू एसोसिएट विथ डेथ, कि वो मौत के साथ संबंध रखने से भी मना कर देता है। ठीक है, बस इतना हो गया। चलिए अगला कह रहा है कि व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, जीवन क्या है। तो इसमें हमें क्या सीखने को मिला है कि भाई जीवन क्या है, तो जीवन में है क्या, तो जीवन क्या है, लाइफ इज अ एक्शन, लाइफ इज एन एक्शन, जीवन क्या है, कर्म, यानी कर्म करना ही जीवन है। ठीक, हमें मतलब जिंदा रहने के क्या लिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए बच्चों, तो जिंदा रहना है तो काम करना होगा, है ना। ऐसे गाना है नहीं कि दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, ठीक, हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे, ऐसा कोई गाना है। तो भाई यहां पर अगर जिंदा रहना है इस दुनिया में, अब ऐसा नहीं कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, तो वो सब मत जाइएगा, वो फिल्मों की दुनिया है बच्चों, वो वास्तविक दुनिया से बहुत अलग है। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों अपने शब्दों में एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे कि लाइफ इज एन एक्शन, एक्शन, जीवन क्या है, यानी कर्म करना ही जीवन है। और उसके बाद लिखेंगे, ठीक है, लाइफ इज एन एक्शन, और यहां पर लिखेंगे बच्चों एक्शन एंड वर्क टू लिव, ठीक, और जीने के लिए क्या है, काम किया जाए। ठीक, जीवन क्या है, कर्म ही जीवन है, और जीने के लिए काम किया जाए, बस इतना। तो इसको थोड़ा अपने शब्दों में बना दिया। तो कुछ क्या है आपके थोड़ा ऐसे डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट डोंट वरी, इतना आसान लिखा है। एक बार दो बार आप खुद से ये प्रैक्टिस करके अगर जाएंगे ना, आ भी जाता है तो क्या हमारा जाएगा, हमको तो पता है, हम एक लाइन में ऐसे छाप के चले आएंगे। इसलिए बच्चों जितना हो सकता है उतना हम सरल बताते हैं। आप कहीं भी देखिएगा रसगुल्लो, ये इतना आसान आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है ना। चलिए तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। हो गया ना, चलिए अब चलते हैं अगले स्टेंजा पर। हमारा नेक्स्ट स्टेंजा क्या है रसगुल्लों, अगला है बच्चों, बोल रहा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, 2021 का उठाओ, चाहे 20 का उठाओ, चाहे 22 का उठाओ, ठीक है ना, यानी 21, 20, 22, 23, चाहे जब का उठाओ, ये आपको जरूर मिलेगा। ठीक, और उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए हमने इसको रख लिया है। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसको कई बार करवा भी चुके हैं। कह रहा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं, ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर से है। कह रहा है कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं वो सदैव आनंद देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आई कह रहा है कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कि ये कभी शून्यता में बदलती नहीं है। बोलने यहां कहने का मतलब ये है कि ये कभी खत्म होने वाली सुंदरता नहीं है। आगे कह रहा बट स्टिल विल कीप ए बोवर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। लेकिन कह रहा कि यहां पर कह रहा है कि लेकिन ये क्या है, हमारे लिए एक शांत धनुष का निर्माण करती है, एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ये मीठे सपने, यानी मीठे जो सपने हैं वो दिलाती हैं, एंड हेल्थ, और अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और ये शांत यानी सुंदर, जिसको कहते हैं मनोहर नींद प्रदान करती है या देती है। ठीक, ये सुंदरता की वस्तुओं के बारे में कहा गया है। तो अपने को भी यहां पर वहां अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं निकाल पाते बच्चों, डोंट वरी, हम इसलिए बता रहे हैं कि ताकि थोड़ा समझ में आ जाए कि ये कुछ मतलब जो दिया है ये है क्या। ठीक, तो अब देखिएगा आते हैं हम क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हम क्वेश्चन पर ध्यान देंगे बच्चों। क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। पहला है कि व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कि जो कवि होता है, कवि सौंदर्य की वस्तुओं के बारे में क्या महसूस करता है, क्या महसूस करता है बच्चों। तो यहीं पर पहले ही लाइन में दे दिया है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि जो सुंदरता की वस्तुएं हैं सदैव ये क्या है, कि सदैव ये खुशी प्रदान करती हैं। तो पहले अपने जो ये क्वेश्चन है ना, इसी में से अपने को पूरा छांटना पड़ेगा।
तो यहां पर हम कर्ता, तो बच्चों क्या करेंगे, द पोएट। हमने बोला ना कि क्वेश्चन में से ही आपको थोड़ा काटना है, द पोएट। अब उसके बाद वर्ब क्या है, तो यहां पर है फील, पोएट फील। अब देखिए एस लगाएंगे, वो इसलिए क्योंकि ये प्रेजेंट, ठीक, ये अगर हम सिंपल में बना रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई या मतलब एस या ईएस लगता है, क्योंकि बच्चों डू या डस कहां होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक। तो यहां पर ये तो आपका इंट्रोगेटिव में था, तो वही चीज इसको सिंपल में बना रहे हैं, द पोएट फील्स, यहां पूरा छाप देंगे बच्चों, अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी। अभी तक कुछ भी नहीं किया बच्चों, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, अभी क्वेश्चन से ही पूरा उतार रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि कवि सौंदर्यता की मतलब सौंदर्य की वस्तुओं के बारे में महसूस करता है, दैट कि इट इज दैट, अरे भाई क्या लिख रहे हैं, दैट इट इज, यहां पर पूरा ही छाप दीजिए, इट इज ए जॉय फॉर एवर, ये सदैव के लिए क्या है, खुशी प्रदान करने वाली होती है। बस, तो कुछ इसमें कठिन आपको लगा नहीं बच्चों, बस थोड़ा सा समझना है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज, कि कवि का क्या मतलब है जब वो कहता है कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कि ये कभी भी नथिंगनेस यानी शून्यता में बदलती नहीं है। यानी जब कवि कहता है कि ये कभी शून्यता में नहीं बदलती है, यानी कभी नहीं खत्म होती है, तो कवि का कहने का मतलब क्या है, तो कवि के कहने का मतलब तो यही है ना बच्चों कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं वो कभी समाप्त नहीं हो सकती हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि, यहां पर लिखेंगे बच्चों कि द पोएट मीन्स, क्योंकि फिर यहां से डू या डस दिख रहा है ना, मीन्स दैट उसके बाद पूरा लिखेंगे दैट ब्यूटीफुल थिंग्स आर नेवर फॉरगॉटेन, ठीक, कि जो सुंदरता की वस्तुएं हैं इन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, यानी कहने का मतलब ये कभी समाप्त होती ही नहीं है। तो कवि के कहने का मतलब तो यही है बच्चों कि द पोएट मीन्स, कवि के कहने का मतलब है दैट ब्यूटीफुल थिंग्स आर नेवर फॉरगॉटन, कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टेटमेंट, कह रहा है कि जो नीचे आपका एक स्टेटमेंट दिया है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कि सौंदर्य की वस्तुएं सदैव के लिए खुशी हैं। देखिए खुशी की तरह नहीं कह रहा है, खुशी है, तो ये क्या है बच्चों, यहां पर भाई सौंदर्य की वस्तुओं को खुशी का रूप दे दिया गया है। अब जब रूप देने की बात आती है बच्चों, तो अलंकार कौन सा होता है रसगुल्लों, तो वहां पर अलंकार होता है रूपक अलंकार, है ना, रूपक अलंकार होता है। तो हम आराम से छाप देंगे बच्चों कौन सा, रूपक, और रूपक को भी अंग्रेजी में बोलते हैं मेटाफर, ठीक, मेटाफर बोलते हैं, तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार, ठीक। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। परेशान ना रहे बच्चों, एग्जाम आते आते जो भी और 2 से 4 बचे हैं उनको भी हम करवा देंगे, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, वो ये करना पड़ेगा बच्चों ज्यादा से ज्यादा ये जो क्वेश्चन 1 बार 2 बार 3 बार ये स्टेंजा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यही भी अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली कहां से पूछेगा, चाहे जहां से आए, हम तो करवा ही दे रहे हैं सब, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना। बस एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है बच्चों, ठीक। और इस मेहनत के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी ना किया हो तो कर दीजिए, जल्दी ही अपनी YouTube फैमिली 6 लाख की भी होने वाली, भाई अंदर से हमको भी बहुत ज्यादा लालसा हो रही है, जल्दी से अपनी फैमिली 6 लाख कंप्लीट करने वाली है। तो मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक तो जरूर कर देना, फिर से बोल रहे हैं, है ना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए बच्चों, भूलना बिल्कुल मत। मिलते हैं फिर से एक मजेदार टॉपिक के साथ।